नमस्कार मित्रों। आज रूसो के विचार या रूसो के समझौतावादी सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रूसो के राज्य पर क्या विचार थे, रूसो की समान इच्छा सिद्धांत पर क्या विचार थे, समझौतावादी सिद्धांत पर रूसो ने क्या विचार व्यक्त किए, इन सबों का सूक्ष्म अध्ययन हम करेंगे। आपसे एक विनम्र अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रूसो के विषय में ये कहा जाता है कि रूसो का जीवन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने व्यक्तित्व को वो निखारता ही चला गया। निहायत गरीब परिवार में जन्म लेने वाला अपनी कृतियों के माध्यम से विश्व इतिहास में अमर हो गया। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी को जिनेवा में हुआ था। जिनेवा से वह फ्रांस आया और अपनी कर्म भूमि फ्रांस को बनाया। रूसो की प्रसिद्धि का जो कारण था वो उसके ग्रंथ थे, जिसने उसे अमर कर दिया। उसकी प्रमुख कृतियां थीं डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड साइंस, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनक्वालिटी। तीसरा ग्रंथ था उसका सोशल कंटेक्ट, जिसका प्रकाशन 1662 में हुआ। अगली पुस्तक थी उसकी दी ईमाइल, जो 1762 में प्रकाशित हुई, और बहुत से ग्रंथ उसने लिखे। उस ग्रंथ में उसने अपने विचारों का सार व्यक्त किया। अब आते हैं हम रूसो के मानव स्वभाव के विषय में क्या विचार थे। रूसो मानव स्वभाव से को कैसे व्यक्त करता था, इसके विषय में जानते हैं। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार प्लेटो तथा लाक के विचारों से मिलते जुलते थे। जैसे विचार प्लेटो और लाक द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं विचारों से रूसो के भी विचार मिलते थे। उसके अनुसार उसने जो बताया, उसने जो महसूस किया, मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है। मनुष्य स्वभाव से बुरा नहीं होता है। उसको बुरा बनाने का कार्य परिस्थितियां करती। जैसी परिस्थितियां उसके सामने आएंगी
वैसे ही वो अपने स्वभाव को बना लेगा। वह मनुष्य को स्वभाव से भोला भाला मानता है, जिसे किसी बात की चिंता नहीं होती। वह स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक वातावरण में विचरण करने वाले प्राणी के रूप में मनुष्य को मानता है। संसार में पाए जाने वाले पाप, भ्रष्टाचार, दुष्टता आदि भ्रष्ट सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति है। इसको मनुष्य ने नहीं उत्पन्न किया। यही मनुष्य के पतन के लिए उत्तरदायी भी होती है। और उसका एक कथन था कि भ्रष्ट कला के कारण मनुष्य बुरा बन जाता है। अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए रूसो मानव स्वभाव को दो भौतिक नियामक प्रवृत्तियां में विभाजित करता है, जिससे मानव के स्वभाव का निर्धारण होता है। पहला है आत्म प्रेम अथवा आत्मरक्ष। मनुष्य अपने आप से प्रेम करता है और अपने आप को बचाना भी चाहता है, अपनी रक्षा भी करना चाहता है, और इसी कारण से वो अपने आप को नष्ट होने से बचाता है। दूसरा है सहानुभूति अथवा परस्पर सहायता की भावना, और ये भावना सभी मनुष्यों में पाई जाती है, ऐसा मानना रूसो का था। इसी के कारण उसका जो प्राकृतिक अवस्था का जीवन था वो कम कठिन लगता था। पारिवारिक हित की भावना कभी कभी ऐसे कार्यों की मांग करती है जो समाज के हितों से तालमेल नहीं खाते। चूंकि ये दोनों भावनाएं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं की जा सकती, यही समझौता करने का कारण बनता है। इस प्रकार समझौते से जो नवीन भावना उत्पन्न होती है, जिसे अंतःकरण कहते हैं, समझौते से जो एक नवीन भावना का जन्म होता है, उसे हम रूसो के शब्दों में अंतःकरण कहते हैं। यह एक नैतिक शक्ति है। अंतःकरण को रूसो एक नैतिक शक्ति मानता है और वो ज्ञान को प्रधानता न दे करके भावनाओं को प्रधानता देता है। सत्य और असत्य की पहचान मनुष्य को विवेक द्वारा होती है। रूसो को अंतःकरण को अधिक महत्व देने के कारण उसे विवेक विरोधी या रोमांचकारी तक कहा जाता है। चूंकि भावनाओं को या अंतःकरण को अधिक महत्व देता है, तो कभी कभी इसको विवेक विरोधी भी माना जाता है। उसने विज्ञान और बुद्धि का विरोध करके इसके स्थान पर सद्भावना और श्रद्धा को प्रतिष्ठित किया है। यानी उसने सद्भावना और श्रद्धा को ज़्यादा महत्व दिया है। रूसो के विचार में प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? प्राकृतिक अवस्था एक मुक्त व्यवहार, यानी किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी।
किसी को भी किसी प्रकार का कोई कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, यानी वो कुछ भी कर सकने के लिए स्वतंत्र था, जो वह कर सकता था। रूसो आदर्श ये रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है, रूसो उसको आदर्श बर्बर अवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। इस अवस्था में मनुष्य एक भोले और अज्ञानी बालक की भांति सादगी और परम सुख का जीवन व्यतीत करता है। जैसे एक बच्चा अपना जीवन, अपना बचपन व्यतीत करता है, उसी प्रकार प्रकृति में मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक मनुष्य, जो रूसो का कथन है कि प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक अनैतिक भावनाओं से मुक्त, निस्वार्थ व संपत्ति और परिवार रहित स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता है। यानी जैसा कि रूसो के अनुसार, चूंकि रूसो परिवार को महत्व इस कारण नहीं देता कि वो अपना जीवन भर बिना परिवार के ही काटता है, इस वजह से रूसो ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में परिवार का महत्व नहीं देता। रूसो ने प्राकृतिक दशा को नष्ट करने के लिए दो तत्वों को मानता है, जिससे ये प्राकृतिक अवस्था नष्ट हो गई, और वो है जनसंख्या और तर्क बुद्धि का विकास। रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था है वह 3 प्रकार की है। आदिम प्राकृतिक अवस्था, इसमें मनुष्य एकदम जंगली था। मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था, यहाँ से असमानता का प्रारंभ और संचय की प्रवृत्ति, यानी संपत्ति का विकास होता है। और ये जो तीसरी अवस्था है, ये दमन एवं अत्याचार की शुरुआत, यानी प्राकृतिक अवस्था की जो अंतिम अवस्था है, ये असहनीय हो जाती है, जिसके कारण ये जो चक्र चलता है, इस कुचक्र को रोकने के लिए ही सामाजिक संविधा का अवतरण रूसो के अनुसार होता है। और इसी समय रूसो ने एक नारा दिया कि चूंकि हम आदिम प्राकृतिक अवस्था की ओर अब लौट नहीं सकते, इसलिए हम इसी व्यवस्था को ऐसा बनाएं जैसे हम प्राकृतिक अवस्था में अपने आप को स्वतंत्र और स्वच्छंद मानते थे। इसीलिए रूसो कहता है, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ने पक्षपाती या पूर्वग्रह के बजाय अपने आप को विरोधाभासी का प्रेमी मानता है, यानी वो पक्षपात या पूर्वाग्रह का पक्षपाती नहीं है। सामाजिक समझौता, रूसो की यह आदर्श व्यवस्था अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी तथा ज्ञान के निरंतर वृद्धि ने समाज में
तेरे मेरे की भावना का भाव उत्पन्न कर दिया और व्यक्तिगत संपत्ति के उदय के साथ मनुष्य में कलह भी उत्पन्न कर दिया। यानी व्यक्तिगत संपत्ति का उदय और उस संपत्ति की पाने की लालसा ने मनुष्य के जीवन में कलह उत्पन्न कर दिया। ये स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी, ये व्यक्ति की परतंत्रता में बदल गई। प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण में अराजकता से जब व्यक्ति दुखी हो गया, यानी जिस अवस्था में प्राकृतिक अवस्था की वो 3 अवस्थाओं का उल्लेख करता है, तो उसकी अंतिम अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति के उत्पन्न हो जाने से जो कलह उत्पन्न हुआ, उनसे तंग आकर ऐसी संस्था को संगठित करने की आवश्यकता महसूस करने लगा जो इस अंधी दौड़ को और उसके जान माल की रक्षा कर सके और प्रत्येक मनुष्य अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकार का सुचारू रूप से प्रयोग कर सके। इसलिए उसने जो संगठन बनाने या जो समझौते का विचार दिया, उसमें व्यक्ति अपने स्वतंत्रता और अधिकार उस संगठन को अर्पण कर देते हैं। समस्त व्यक्तियों के संगठन से बने हुए इस सार्वजनिक व्यक्ति को पहले नगर कहते हैं, अब उसे गणराज्य अथवा राजनीतिक समाज कहते हैं। जब यह निष्क्रिय रहता है तब उसे राज्य कहते हैं और जब वो सक्रिय रहता है तब उसे संप्रभु तथा ऐसे ही अन्य निकायों से इसकी तुलना करने में इसे शक्ति भी कहते हैं। इसमें समझौते के 2 पक्षों के बीच किया जाता है, यानी रूसो का समझौता द्विपक्षीय होता है। एक व्यक्तिक पक्ष है और दूसरा सामूहिक पक्ष है। राज्य संस्था के संचालन में शक्ति जनता में निहित होती है, यानी रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का जन्मदाता इसीलिए माना जाता है क्योंकि जनता स्वयं संप्रभु शक्ति संपन्न होती है। इसलिए मनुष्य एक ही साथ निष्क्रिय प्रजाजन भी है और एक क्रियाशील संप्रभु भी है। एक संप्रभुतापूर्ण संघ का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति केवल उतनी ही स्वतंत्रता का उपभोग करता है जितना पहले करता था, बल्कि सामाजिक स्थिति के अंतर्गत उसकी स्वतंत्रता और अधिक बढ़ जाती है। समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न समाज अथवा समाज का स्वरूप सार्वविक होता है, यानी समझौते के परिणाम स्वरूप जिस समाज का जन्म होता है उसका जो स्वरूप है वो सार्वविक यानी जीवित प्राणी की तरह ही होता है। समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, अपितु समान इच्छा पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है और सरकार इस प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा नियुक्त यंत्र मात्र होती है। धन्यवाद मित्रों। रूसो के सामाजिक समझौता या सामान्य इच्छा का सिद्धांत हम अगले वीडियो में आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। आपसे फिर हम अनुरोध करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको और अधिक सामग्री उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।